नमस्कार, देश न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो मामला पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया जा चुका है। वापस से हमें आज इसको दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कहीं ना कहीं जब किसी नेता या जिम्मेदार से किसी मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो अक्सर बातों में कहकर छोड़ देते हैं। फिर क्या उनको लगता है रात गई और बात गई। हम आपको अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि पिछली बार कैसे नेताजी ने एक पीड़ित को ऑन स्क्रीन कहा था कि अगर कोई मामला और मेरे पास आता है तो जरूर सुनवाई होगी, लेकिन नेताजी भूल गए ये जगह कोई उनके प्रचार की नहीं है। कुछ भी बोल दिया जाए और मामला सब ठीक है कहकर टाल दो। तो आइए सुनाते हैं कि पिछली बार क्या कहा था माननीय नेताजी ने। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार, आपका प्रशासन ऐसे काम करता है, अभ्यारण्य की जमीन जो है उसको बेच दिया गया फर्जीवाड़े तरीके से। ज्ञान में ये विषय नहीं है कि अभ्यारण्य की जमीन को किसी ने बेचा है या गोलमाल किया। आप बता रही हैं तो पीड़ित परिवार मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसकी बात करूंगा कलेक्टर से या संबंधित अधिकारी से। तो आपने देखा कि किस तरीके से जिम्मेदार नेताजी ने सिर्फ आश्वासन दिया कि अगर मेरे पास कोई पीड़ित पक्ष आता है तो जरूर उस पर सुनवाई की जाएगी और मामला अभी तक संज्ञान में नहीं है। खैर, मामला जो है आज का दौर डिजिटल हो चुका है, इसके बावजूद भी नेताजी को मामले का संज्ञान नहीं है। दरअसल आपको बताना चाहूंगी, अगर लगभग 1 साल पुराना ये मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का है, जहां पर बगदरा क्षेत्र के झपरवा गांव के प्रतिबंधित जमीन रजिस्ट्री का मामला है। बताया जा रहा है कि फर्जी विक्रेता एवं गवाहों और कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद भी भूमि की रजिस्ट्री के मामले में सब रजिस्ट्रार को कोतवाली पुलिस 2 बार नोटिस देकर जवाब मांग रही है, लेकिन जब रजिस्ट्रार जो है वो पुलिस के नोटिस का जवाब देने से कतरा रहे हैं। और इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो नया मोड़ ये है कि जानकारी मिलती है कि सब रजिस्ट्रार और दलालों की मिलीभगत के चलते जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी बेच दिया जा रहा है। और इस बात की जानकारी लोगों को 3 से 4 महीने बाद होती है कि उनकी जमीन को तो बेच दिया गया है। जिला प्रशासन से इस पूरे मामले पर जांच मांगी जाती है तो वह पत्रकारों से बोलते हैं आपको इसके लिए लिखित में जानकारी देनी होगी। साथ ही पूरे मामले में आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले को 1 साल होने जा रहा है, अभी तक आरोपी को नहीं पकड़ा गया है। वही हमारे साथ इस पर तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं संवाददाता नीरज सिंगरौली से। नीरज जी, मैं जानना चाहूंगी ये मामला कहां तक पहुंचा और अब क्या नया मोड़ इस मामले में आया है? देखिए मीनाक्षी जी, सबसे पहली बात बता दूं कि ये मामला कहां तक पहुंच तक पत्रकारों से मुखातिब होना अभी तक किसी अधिकारी ने सही नहीं समझा हुआ है कि इस मामले को लेकर पत्रकारों से मुखातिब हुआ गया है और पत्रकारों को जानकारी दी जाए भूमि का मामला था तो उन्हें जानकारी दी गई। ऐसा कुछ जो उन्होंने समझा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीजें है कि जैसा कि अभी आपने बताया कि कहा जा रहा है कि पत्रकार जा रहा है कि आप लिखित आवेदन दीजिए, इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे। वो भी लिखित आवेदन दीजिए, हफ्ते बाद तो हम जांच करेंगे, टीम गठित करेंगे, इसके बाद हम आपको जानकारी दे पाएंगे इस मामला। इसके अलावा हम आप लोगों को जानकारी नहीं दे सकते। यानी कि अब जो है नीरज जी, जिससे कि प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली कि आप मामले को जो है जानने के लिए लिखित में जानकारी जो है आवेदन आपको देना पड़ेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पत्रकारों का काम है उनसे सवाल करना और उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जवाब देना, क्योंकि मामला जो है फर्जीवाड़े का है। स्थानीय लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं और टीवी स्क्रीन और जो कहीं ना कहीं मीडिया जिसको कहा जाता है वो एक माध्यम है कि लोगों की परेशानियों को वहां पर रखा जाए, ताकि जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं वो अपने कान में एकदम चुप बैठे हुए हैं कि उनको सुनना ही नहीं है लोगों की परेशानियों को, ताकि बताया जा सके कि लोगों के साथ क्या धोखाधड़ी की जा रही है और किस तरीके से प्रशासन जो है उन लोगों के साथ पेश आ रहा है। नीरज जी, आप सुन पा रहे हैं? सबसे बड़ी जो बात है ये आवाज आ रही है जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो काम है कि आवेदन का समय हमें तो ये सिर्फ एक वापस से जुड़ने की कोशिश की जाएगी नीरज जी आपसे। बता रहे हैं जी, वही हमारे साथ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, रुकमेश नाई जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीड़ित जो हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। जानना चाहूंगी रुकमेश जी
कि किस तरीके से ये फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया और अभी तक जो है दलाल कहीं ना कहीं अशोक गुप्ता जिसका नाम है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है। प्रशासन से जब सवाल किए जाते हैं तो वो ये कहकर टाल देते हैं कि आपको लिखित में जानकारी देनी होगी, उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि मामला अब तक कहाँ पहुंचा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मामला है ये पूरा, किस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है? मैम ऐसा है ना, जी। वो मेरे घर के पास ही रहता था और उसको कुछ परेशानियां आई होगी, मेरे से बताया जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जान पहचान था मेरा, तो बोले भैया कि ऐसे बात है, मैं थोड़ा परेशानी में फंसा हूँ, तो जो है कि मेरे कुछ रुपए की जरूरत थी, तो उसकी बातों में आ करके कुल मिला के हमको झांसा दिया, क्या किया भगवान जाने, उसके बातों में आ करके मान लीजिए मैं उसको पैसा दे दिए और अभी तक वो पैसा देने के लिए नाम पर तो आनाकानी कर रहा है, बिल्कुल मेरे से बात भी नहीं करता है, यहाँ तक कि विवाद करने के नौबत में भी आ जाता है वो। तो क्या बताएं हम, बताइए अब क्या किया जाए। तो आपने इस बात की जानकारी प्रशासन में दी किसी से? आप वहां पर जाके किसी से मुखातिब हुए? नहीं, कोर्ट में चल रहा है मैम, कोर्ट में मेरा प्रक्रिया जारी है। जी ठीक है। वहीं हमारे साथ विजय पांडे जी अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में विजय पांडे जी। विजय पांडे जी, जब इस मामले को लेकर जो कि अभ्यारण्य की जमीन थी उसको प्रतिबंधित जमीन को बेच दिया गया, फिर मामला ये भी आया कि नया मोड़ आया उसमें कि स्थानीय लोगों की जमीन को भी बेचा जा रहा है दलालों के माध्यम से। उपपंजीयक जो है अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस तरीके से उस पर कार्रवाई की जा रही है। जब जिम्मेदारों से कहीं ना कहीं इस पर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि आपको लिखित में जानकारी देनी होगी। तो क्या पत्रकार जो है वो पीड़ित है जो उसको लिखित में जानकारी देनी होगी? आपका काम है कि आपको जानकारी जो है साझा करनी है ताकि लोगों तक पहुंच सके कि अब तक मामला कहां तक पहुंचा, क्योंकि जो दलाल है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है और मामले को 1 साल हो चुका है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है इस पर सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि अगर किसी भी मामले को लेकर संज्ञान में अगर मामला आता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात कि अगर कलेक्टर ने किसी भूमि के खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगाया, अभ्यारण्य का मामला आया, उस पर अगर प्रतिबंध है तो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री किस आधार पे की, वो कलेक्ट्रेट या फिर शासन से ऊपर बढ़ के अपने आप को समझते हैं। क्योंकि किसी भी जमीन का या फिर गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार या फिर उस भूमि की मालिक होती है या फिर उसका यानी ऑथराइज्ड पर्सन जो होता है जिले का कलेक्टर होता है। कलेक्टर अगर किसी भी भूमि का किसी भी भूमि पर प्रतिबंध लगाता है तो उस पर बिना कलेक्टर के परमिशन के उस भूमि का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी ये जो रजिस्ट्रार हैं ये मनमाने तौर पर करते आते हैं। कई मामले आए, एक अंधे व्यक्ति का रजिस्ट्री कर दिया गया, भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई, 30 एकड़ ये अलग से, और भी कई भूमियां हैं जिसमें किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा करके उसको भूमि स्वामी बता करके उसकी भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई। एक हाल ही में एक मामला आया था, उसमें 4-5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई आरोपी की और कई जेल भी गए, वही मामला। लेकिन ये उप पंजीयक जो हैं इनको जरा भी नियम कायदे और कानून का तो कोई मतलब ही नहीं है इनके, सारे तुक्ष है इनके सामने, सब शून्य है। ये सिर्फ ये जानते हैं कि हमको कैसे कमीशन चाहिए, हमको कहाँ से कमीशन आना चाहिए और कमीशन के आधार पर ही ये रजिस्ट्री। ये बता दूं आपको कि कई मामले तो ऐसे आए हैं कि रजिस्ट्री बंद हो चुकी है फिर भी रजिस्ट्रियां होती रही। लेकिन इन पर वही बात है ना कि रजिस्ट्री जो है लोगों को 3 से 4 महीने बाद पता चलता है कि उनकी जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री किसी और को कर दी गई है। उसके बाद फिर वो जाता है प्रशासन के पास और मामले को 1 साल कहीं ना कहीं हो चुका है और सिर्फ उनको आश्वासन दे दिया जाता है। पिछली बार जब हमने जिलाध्यक्ष बीजेपी के जिलाध्यक्ष से जुड़ने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, उन्होंने ऑन स्क्रीन आश्वासन भी दिया कि कार्रवाई की जाएगी, अगर कोई पीड़ित पक्ष है हमारे पास आता है तो उस पर कार्रवाई होगी, मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। डिजिटल का दौर है देश के। आपको एक चीज बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में 18 वर्षों से लगातार भाजपा की सरकार है। ये जो जिला अध्यक्ष महोदय है राम सुविरन गुप्ता जी,
ये लगातार अभी दो तीन सालों से लगातार बने हुए हैं अध्यक्ष। इनको ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जिले की किसी भी कार्यवाही या फिर कोई भी काम अगर जिले में हो रहा है तो जिला अध्यक्ष को उसकी जानकारी न हो। बिल्कुल। और उन्होंने बोला मामला हमारे अभी संज्ञान में नहीं है, आएगा तो कोशिश की जाएगी, प्रशासन से बात रखी जाएगी कि मामले को कहीं ना कहीं देखा जाए और सुनवाई की जाए, क्योंकि उनको लगा कि हम जहाँ बात कर रहे हैं वो प्रचार का माध्यम है कि बस लोग सुनेंगे और हम जो है हमारा प्रचार प्रसार होगा, लेकिन वो ये भूल गए कि उनकी बातों को यहाँ रखना कोई ये नहीं है कि आप प्रचार करके निकल लिए, सुनवाई कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी, सिर्फ बातों से नहीं होता है। ये गुप्ता जी का ये इनकी बात मैं बताता हूँ। अभी जैसे आपकी खबर एक चली थी एक सड़क के लिए जिस पर वो भागते नजर आए थे। वही दूसरी बात ये है कि सिंगरौली जिला कोल ट्रांसपोर्टिंग के नाम पर जाना जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा कोल ट्रांसपोर्टिंग होता है, ठीक है। और यहाँ आए दिन सड़कों पर लोगों की जाने जाती हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष है, एक यानी उनके मुंह से एक सवाल नहीं खड़ा होता है कि यानी सड़क मार्ग से कोल परिवहन बंद किया जाए। ठीक, जब वो आदमी जो नेता है वो किसी व्यक्ति की किसी घर के चिराग बुझ जा रहा है तो उस पर सवाल नहीं कर रहा है। यहाँ तो जमीन बिक रही है, वो तो जान रहे हैं कि ये जब आदमी मर रहा है जमीन तो जाएगी ही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना है मैडम जी। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो शासन सत्ता में बैठे हुए राजनेता है, सफेद पोष नेता है, इनको सारी जानकारी है। यहाँ हर अधिकारी क्या क्या काम कर रहा है सारी जानकारियां हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं जी। बिल्कुल। कहीं न कहीं इनका संरक्षण उनको मिला हुआ है जी। बिल्कुल। नहीं तो आप ये बताइए 4-4 साल से 3-3 साल से यहाँ सिंगरौली जिले में पदस्थ व्यक्ति आज भी पदस्थ हैं। सिर्फ एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफर कर देना मात्र नहीं होता है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का एक जिले में 3 साल के लिए बाउंडेशन होता है कि 3 साल के लिए आप उस जिले में जा रहे हो, लेकिन उसके बाद उनका ट्रांसफर होना चाहिए। ये कभी भी आवाज नहीं उठाते हैं, भाजपा के कोई भी नेता आवाज नहीं उठाते हैं कि 3 साल से ज्यादा हो गया इसको हटाओ। जी बिल्कुल। नहीं बोलना है, न विधायक को बोलना है, न सांसद को बोलना है, न जिला अध्यक्ष को बोलना है, कोई भी नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि इनका संरक्षण है उनको। जी बिल्कुल। रुकमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। विजय पांडे जी, रुकमेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगी आपने इस मामले की तहरीर कहाँ दे चुके हैं अभी तक प्रशासन में? वहाँ से भी जाहिर सी बात है आपको सिर्फ आश्वासन ही मिला होगा। जी मैम, प्रशासन के माध्यम से थाने में दिया गया है तो और कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। मेरा ही नहीं मैम, जी कहिए। मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ कितने लोग उससे पीड़ित हैं, कितने लोग परेशान है उससे। हम एकल सिंगल व्यक्ति नहीं है जो कि मैं परेशान हूँ, मतलब और कोई है, मतलब हमारे जैसा फ्रॉड जिसे हमारे साथ फ्रॉड किया है ना उसी प्रकार से कई लोग हैं अभी घूम रहे हैं बेचारे, क्या किया जाए। जी बिल्कुल, बात रखी जाएगी। बिल्कुल रुकमेश जी यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से लगातार जो है सिंगरौली के इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पिछली 2 से 3 से 4 बार हम इस मामले को दिखा भी चुके हैं। हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रुकमेश जी आपका। वहीं नीरज जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जैसे कि जानकारी मिली है कि जो उपपंजीयक हैं वो गलत तरीके से पदस्थ हैं वहां पर, कि उनका कागजों में ये दिखाया गया है कि वो कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, शायद विकलांगता की भी बात कही गई थी। वापस से जुड़ने की कोशिश करूंगी मैं। आप तक आपकी ऑडियो हम तक नहीं आ पा रही है नीरज जी। जी वापस से हम नीरज जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा कि लगातार सामने आ रही है अलग अलग तरीके से खबरें कि पहले जो थी वो प्रतिबंधित जमीन थी वो गलत तरीके से बेच दी गई, फिर नया मोड़ आया इस कहानी में कि अब जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को जो है वो गलत तरीके से बेचा जा रहा है और स्थानीय लोगों को 3 से 4 महीने बाद पता चलता है कि उनकी जमीन जो है वो बेच दी गई है। कहीं ना कहीं उसमें उपपंजीयक की मिलीभगत भी शामिल है और लगातार इस मुद्दे को 1 साल से पूरा हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है प्रशासन है उनकी मिलीभगत की वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है।
जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं तो उनका कहना है कि आपको लिखित में जानकारी देनी होगी, तब जाकर हम आपको इस पूरे मामले पर जानकारी देंगे। वही हमारे साथ वापस से नीरज जी जुड़ गए। नीरज जी, जी जैसे कि जानकारी सामने आई थी कि जो उपपंजीयक है वो गलत तरीके से वहां पर पदस्थ है। जैसा कि इस बात का खुलासा मैंने ही जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया जा चुका था कि जो उपपंजीयक यहाँ मौजूद है वो उन्होंने विकलांगता की सर्टिफिकेट दिखा करके इस नौकरी को पाया हुआ है। तो आखिर जब ये चीजें साफ हो ही तो स्पष्ट हो जाती है। अगर कोई फर्जीवाड़े तरीके से अगर कोई एंट्री ही करेगा तो जाहिर है कि वो अपना कार्य भी जो फर्जीवाड़े तरीके से ही करेगा, फिर फर्जीवाड़े तरीके में ही हाथ डालेगा। इस बात का खुलासा जो है तो इससे पहले वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र द्विवेदी जी भी जुड़े हुए थे, उन्होंने भी जानकारी दी थी और उसी तरीके से जो है तो जिला अध्यक्ष महोदय के द्वारा भी ये चीजें कही गई थी। जी जी विजय पांडे जी, आपका रुख करना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि जानकारी मिली कि नीरज जी ने भी बताया कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है पहले कि जो उपपंजीयक है वहां पर गलत तरीके से पदस्थ है। उन्होंने बताया कि वो विकलांग है जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं आरक्षण दिया गया और वो वहां पर पदस्थ हैं। तो क्या लगता है कि इस मामले में और क्या कुछ नया निकल कर सामने आ सकता है, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं बहुत गहराता जा रहा है। पहले मामला है कि 30 बीघा जो जमीन है, 30 एकड़, उसको गलत तरीके से प्रतिबंधित जमीन थी अभ्यारण्य की, उसका निर्माण कर दिया गया। फिर बाद में पता चला कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को बेचा जा रहा है। अब सामने आ रहा है कि उपपंजीयक जो है वो गलत तरीके से पदस्थ है वहां पर, और अभी तक मामले को 1 साल हो चुका है पूरा कहीं ना कहीं। विजय पांडे जी, विकलांगता सर्टिफिकेट के जरिए उनकी नियुक्ति हुई है, तो ये तो गवर्नमेंट को तय करना है कि क्या वो सही रूप पर यानी विकलांग है या नहीं है। अगर अनफिट यानी विकलांग न होते हुए भी अगर वह उस पद पर पदस्थ है तो ये जो नियुक्ति प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है कि क्या अगर कोई व्यक्ति विकलांग नहीं है, प्रमाण पत्र बना लेने से और उसको नौकरी दे दी जाए और हकीकत में वो है या नहीं है, तो इसकी पुष्टि तो देखिए मेडिकल बोर्ड से जो प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं उसके आधार पे होता है कि वो विकलांग है या नहीं है। तो अगर फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं तो बोर्ड के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। और दूसरा, अगर नौकरी दी गई है तो उस प्रणाली को भी ये सवालों के कटघरे में खड़ी होती है जो जिसके तहत उनकी नियुक्ति हुई है। आखिर अगर जो व्यक्ति विकलांग नहीं है तो उसको कैसे नौकरी दी गई? बिल्कुल। तो अगर इस तरीके के कई कर्मचारी अगर हैं, कोई कर्मचारी, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिला प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं वो कभी यहाँ सिंगरौली जिले में आते ही नहीं है, वो तो बैठे रहेंगे सीधी में। यहाँ सहायक उपपंजीयक है, ये सारा संचालन करते हैं। जब भी आप बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार जो है वो पता चला कि सीधी जिले में बैठे हैं और ये यहाँ अपने मनमानी करते हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब ये वाकई में विकलांग है या नहीं है, ये तो देखिए जांच का विषय है। इस पर क्योंकि कोई टिप्पणी करना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक सत्यता सामने नहीं आएगी। तो इसको जांच तो जब तक जिला स्तर या संभागीय स्तरीय कोई जांच कमेटी नहीं बैठेगी और इनके हर कारनामों को उजागर नहीं करेगी, तब तक कोई इन पर रोक नहीं लगा सकता। अगर राम सिमरन गुप्ता जैसे नेताजी होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिलेगा, कहाँ प्रशासन कार्रवाई करेगा? 1 साल तो हो चुका है मामले को पहले ही, और नया मोड़ भी आ रहा है निकल के, अलग तरीके से अलग अलग पीड़ित जो है वो सामने आ रहे हैं निकल के कि उनके साथ में किस तरीके से ठगी की जा रही है। राम सिमरन गुप्ता जी का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ वो खुद जाने में पहचाने व्यक्ति हैं। वो उनके संरक्षण में कई व्यापारी फले फूले हैं, तो इसलिए वो उनका कारण भी होगा कि वो बोलने से कतराते होंगे, क्योंकि वो अभी तक किसी भी कर्मचारियों का, जैसे यहाँ विस्थापन को लेकर मुद्दे उठाए गए, रोजगार को लेकर आवाज उठाई गई, लेकिन जिला अध्यक्ष ने कभी भी यहाँ के युवाओं के हित के बारे में कोई भी यानी आवाज नहीं उठाई। किसी भी अधिकारी को ये नहीं कहा कि ये यहाँ का लोकल मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे, कभी नहीं।
कलेक्टर अनुराग चौधरी ने रोजगार के लिए यहाँ बात किया, लेकिन उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं। एसडीएम ने आदेश किया कि कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जो आदेश दिया था उसके आधार पर रोजगार दिया जाए, उस पर कोई बात नहीं। ये भूमि का विक्रय, खरीद विक्रय लगातार किया जा रहा है। इस पर आपके चैनल पर कई बार डिबेट हुआ, कई बार आवाज उठाई गई, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया इनकी नहीं रहती है। ये मीडिया के सामने आना भी पसंद नहीं करते हैं। ये करीमा पता नहीं कैसे आपके चैनल पे बैठ गए, नहीं तो ये आते भी नहीं, आएंगे तो वही फोन रख के भाग जाएंगे। लॉलीपॉप पकड़ाना इनका फितरत ही है। जी बिल्कुल। विजय पांडे जी, हमने उनसे 2 से 3 बार जुड़ने की कोशिश की थी, हालांकि वो कई बार जो है उन्होंने फोन कट भी किया और उन्होंने जुड़ने से भी मना कर दिया था। पिछली बार मिस्टेक से, गलती से जो जैसे भी जुड़े, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो है सवाल का जवाब देने से वो गुरेज कर रहे थे कि मामला जो है वो हमारे अभी संज्ञान में नहीं है, आएगा तो हम पीड़ित की जरूर मदद करेंगे और कार्रवाई की जाएगी, जो भी गलत होगा उसको सजा मिलेगी। जी, वही मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भास्कर मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। भास्कर मिश्रा जी, पिछली बार जब हमने इस मुद्दे को उठाया तो बीजेपी जिलाध्यक्ष ने हमें आश्वासन दिया कि कोई भी पीड़ित पक्ष अगर है, उसको सच में कोई परेशानी है, तो वो अगर हमारे पास आता है तो मामले का संज्ञान लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बोला कि मामला अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं है। सबसे बड़ी बात कि सब कुछ जब डिजिटल हो चुका है तो कैसे उनका मामला संज्ञान में नहीं होगा? मैडम, अगर भाजपा जिलाध्यक्ष या भाजपा नेताओं की बात कर रही हैं अगर आप, तो यहाँ के भाजपा नेताओं और इवन की जो भाजपा विधायक हों या सांसद हों, सबके संज्ञान में एक ही बात रहती है, वो है अधिक से अधिक धन कमाना। पैसे कैसे कमाया जाए, भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त उनका जनता के मुद्दे पर तो कभी कोई ध्यान रहता ही नहीं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं। वो प्रतिबंधित एरिया है और इस प्रतिबंधित एरिया में और इस प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए वहाँ की जनता लगातार जो है आंदोलनरत है। वहाँ के लोग लड़ रहे हैं, हम लोग उनकी बात को ऊपर उठा रहे हैं कि वहाँ से प्रतिबंध हटाया जाए, लेकिन प्रतिबंध आज तक नहीं हटाया गया। तो ये पहले से ही सब लोगों के संज्ञान में वहाँ प्रतिबंधित है और वो छोटा कोई गोपनीय मुद्दा है नहीं। इसके बावजूद भी 30 एकड़ छोटी जमीन नहीं होती, छोटा सा एरिया नहीं होता। इतनी जमीन एक साथ और कोई फर्जी आधार पर रजिस्ट्री हो जाती है। और ये आपने डिजिटल चैनल पे तो चलाया ही, स्थानीय कई न्यूज पेपरों में भी निकला था। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि या नेता उसको पता ना हो? जी। तो इसका साफ संदेश ये है कि ये सब पूरा जो कुछ हो रहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसद और तमाम संगठन के पदाधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है और ये लोग स्वयं करवा रहे हैं। कई तो भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं जो है इस भूमाफिया पने में शामिल है, स्वयं भूमाफिया है। अभी एक और मैं मुद्दा बता रहा हूँ आपको कि उसी चितरंगी ब्लॉक में जहाँ का ये मुद्दा है, उसी चितरंगी तहसील में एक आदिवासी की जमीन है जिसको दूसरा किसी व्यक्ति ने खड़ा होकर के अपनी जमीन बता के तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। जी बिल्कुल भास्कर मिश्रा जी, इसी मामले में एक नया मोड़ ये भी आया था। अभी हमने वापस से इसको इसीलिए उठाया क्योंकि पिछली बार जो था वो 30 एकड़ जमीन थी वो अभ्यारण्य की, उसको प्रतिबंधित तरीके से प्रतिबंधित थी, उस जमीन को अवैध कब्जा कराया गया। फिर उसके बाद में पता चला कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को भी दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है। अब जब प्रशासन से पत्रकार जब जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सवाल करते हैं और जवाब मांगते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको लिखित में जानकारी देनी होगी। तो इसमें साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं उनका प्रशासन भी मिला हुआ है, पूरा मिला हुआ है। सर मैडम, बात ये है कि केवल दलाल भी है इसमें सक्रिय नहीं है, पूरा प्रशासन स्वयं दलाल बना हुआ है। और प्रशासन जो है कंपनियों के उन्हें पौने दाम में कंपनियों से पैसा लेकर के और लोगों की जमीन बेचवा दे रहा है। और पूरे जनप्रतिनिधि जो है मौन है। इसको यहाँ से लेकर भोपाल तक हम लोगों ने आवाज उठाई, लेकिन किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई किसी के कान पे जू नहीं रेंगता है। ना तो मुख्यमंत्री स्तर तक ये बात पहुंची है, लेकिन कहीं भी कोई इसमें संज्ञान ही नहीं लेता। अब इसमें बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अभी तत्काल आपसे बात करने के बाद हम कलेक्टर महोदय से ही मिलने जा रहे हैं और इन्हीं मुद्दों पर, इस मुद्दे को हम बहुत तेजी से उठा रहे हैं और पूरे लोगों को लेकर के और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे जल्द हम लोग, और जरूरत पड़ी अगर तो मुख्यमंत्री का भी घेराव करेंगे। जी बिल्कुल,
ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इस मुद्दे को उठाया था कि पहले अभ्यारण्य की जमीन थी, प्रतिबंधित जमीन थी, उस पर अवैध कब्जा हुआ, फिर इस कहानी में नया मोड़ आया, देखने को मिला कि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन को दलालों के माध्यम से बेचा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो उपपंजीयक है उसकी मिलीभगत की वजह से ये सब संभव हो पा रहा है। और साथ ही जानकारी ये भी मिली कि जो उपपंजीयक है वो वहां पर गलत तरीके से पदस्थ है और विकलांगता का सर्टिफिकेट देकर वो वहां पर पदस्थ हुए हैं। और अगर उनसे जो पत्रकार है उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो जवाब में वो कहते हैं कि आपको लिखित में जानकारी कहीं ना कहीं आवेदन देना पड़ेगा और लिखित में आपको जानकारी देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पत्रकारों को लिखित में जानकारी क्यों देनी पड़ेगी? आखिर आपका काम है, आप जिम्मेदारी है आपकी कि पत्रकारों के सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो आपको जवाब देना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि मामले को 1 साल हो चुका है कि अब इस मामले में नया मोड़ क्या आता है या फिर मध्य प्रदेश की सरकार इस पर किस तरीके से कार्रवाई करती है। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।